नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, बहुत दिन से पॉलिटी की कक्षा नहीं हुई है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, संविधान का निर्माण उसमें पढ़ लिया और संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान के स्रोत और समितियाँ भी हमने पढ़ी। आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी शुरुआत करने वाले हैं, वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। पॉलिटी की अगली कक्षा में जो टॉपिक है अगला, वो क्या है? मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या है उसके बारे में देखते हैं। व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संविधान के माध्यम से प्राप्त या दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास करने हेतु व्यक्तित्व का विकास करने हेतु संविधान के माध्यम से दिए गए अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार कहलाते हैं या मूल अधिकार भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते स्वतः ही प्रकृति के द्वारा प्राप्त अधिकार, उनको क्या कहा जाता है? वो कहलाते हैं मानवाधिकार। ठीक है, यानी ये तो है आपके मौलिक अधिकार। और मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? कौन से होते हैं? जो प्रकृति के द्वारा आपको दिए गए अधिकार हैं। जैसे जीवन जीने का अधिकार आपका मानव अधिकार है। ठीक है, सोने का अधिकार हो गया, ये सारे जितने भी हैं ये प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, वही क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस कब आता है? 10 दिसंबर। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन के द्वारा एक चार्टर या प्रस्ताव के माध्यम से अधिकार दिए गए। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम सन 1215 में कहा? ब्रिटेन में। सन 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन के द्वारा, ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन, क्या नाम है? जॉन साइमन के द्वारा जॉन साइमन के द्वारा एक चार्टर या जिसको प्रस्ताव के माध्यम से अधिकार दिए गए। ठीक है, विश्व में सबसे पहले अधिकार कहां दिए गए? ब्रिटेन में। कब? 1215 में। किसके द्वारा? जॉन साइमन के द्वारा। ठीक है, इस अधिकारों के चार्टर पत्र का नाम मैग्ना कार्टा रखा गया।
इस चार्टर, इस अधिकारों के चार्टर पत्र को, अधिकारों के चार्टर पत्र को क्या नाम दिया गया? मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को, भारतीय संविधान के भाग 3 को ही क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न आया हुआ है बहुत बार, कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम अधिकारों की मांग किसने की? तो वो आपके 1789 में फ्रांस की क्रांति में फ्रांस की जनता ने की थी। ठीक है, और विश्व में सर्वप्रथम अगर संविधान के माध्यम से 1791 में लिखित तौर पे अगर मौलिक अधिकार किसी को दिए गए तो वो आपके अमेरिका ने लिखित रूप से सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए। कब? 1791 में। किसने? अमेरिका ने। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में वह अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। अपने संविधान की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? हमने संविधान के स्रोत में पढ़ा था। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति वाद योग्य मानी गई है। अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति कैसी है, तो मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति कैसी है? वाद योग्य है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का क्या था? उल्लेख था यानी अब नहीं है, यानी 7 थे, अब कितने हैं? 6 हैं। लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 31 में लिखित संपत्ति के अधिकार को
अनुच्छेद आर्टिकल किसमें 31 में लिखित संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन कब हुआ था? 1978 में 44वें संशोधन के माध्यम से के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी जो 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, उसको 44वें संशोधन 1978 के अंदर समाप्त कर दिया गया और 44वें संशोधन के द्वारा ही 7वें मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा 7वें मौलिक अधिकार को आर्टिकल 300A में कौन सा कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, समाप्त कर क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 300A में क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यानी 44वें संशोधन से ही 7वां जो मौलिक अधिकार है उसको 31 में था, वो 7वां मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में लिखित संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया और 44वें संशोधन के द्वारा ही 7वें मौलिक अधिकार को आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी अनुच्छेद 31 से हटा के किसमें जोड़ दिया गया? 300A में, आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया और उसको संपत्ति का अधिकार हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार आर्टिकल 12। शुरुआत हम करते हैं आर्टिकल 12। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य शब्द की परिभाषा किसमें है? आर्टिकल 12 में। भारत में स्थित ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर की गई हो या सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था हो, तो इन सभी संस्थाओं का वर्णन राज्य शब्द में किया जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं भारत में स्थित ऐसी संस्थाएं, भारत में स्थित ऐसी संस्थाएं, भारत में स्थित ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर की गई हो, कानून बनाकर की गई हो या सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त
प्राप्त संस्था, वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था हो तो इन सभी संस्थाओं का वर्णन, संस्था हो तो इन सभी संस्थाओं का वर्णन, संस्थाओं का वर्णन राज्य शब्द में किया जाएगा। ठीक है, राज्य शब्द में किया जाएगा, राज्य शब्द में किया जाएगा, शब्द में किया जाएगा। ठीक है, यानी आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा है और भारत में स्थित ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा कानून बनाकर की गई हो या सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था हो तो इन सभी संस्थाओं का वर्णन किसमें किया जाएगा, राज्य शब्द में किया जाएगा। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 आगे है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 यानी 13। क्या है इसमें, इसमें है राज्य में लागू ऐसी विधि या कानून जिसका निर्माण संविधान लागू होने से पहले हो चुका हो लेकिन विधि या कानून वर्तमान के संविधान को लागू होने में बाधा उत्पन्न कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसका क्या करेगा, शून्य कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, शून्य कर देगा। राज्य में लागू ऐसी विधि या कानून, राज्य से मतलब यहां भारत से है। ठीक है, राजस्थान से मत ले लेना, राज्य से मतलब भारत से है। राज्य में लागू, ठीक है, राज्य में लागू ऐसी विधि या कानून, ऐसी विधि या कानून, ऐसी विधि या कानून जिसका निर्माण ऐसी विधि या कानून जिसका निर्माण संविधान के लागू होने से पहले हो चुका हो, संविधान के लागू होने से पहले हो चुका हो, पहले हो चुका हो और लेकिन वह विधि या कानून, लेकिन वह विधि या कानून वर्तमान में, विधि या कानून वर्तमान में संविधान को लागू होने में, संविधान को लागू होने में बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य या समाप्त कर देगा, ये तो है आपके आर्टिकल 13 के अंदर। अगर राज्य में लागू ऐसी विधि या कानून जिसका निर्माण संविधान के लागू होने से पहले हो चुका हो लेकिन वह विधि या कानून वर्तमान के संविधान को लागू होने में अगर बाधा उत्पन्न कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस कानून को शून्य या समाप्त कर देगा। अब ये आर्टिकल 13
2। अगला है आर्टिकल 13(2), राज्य ऐसी कोई विधि या कानून का निर्माण नहीं करेगा जो संविधान के साथ असंगत हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अगर कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना। राज्य ऐसे किसी भी कानून का, राज्य ऐसी कोई विधि या कानून का निर्माण, राज्य ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं करेगा जो संविधान से असंगत हो, जो संविधान से असंगत हो। अगर कर देता है तो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, असंगत हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अगर राज्य ऐसा करता है तो क्या करेगी, अगर राज्य ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को समाप्त कर देगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस कानून को समाप्त कर देगी। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार भी इसी अनुच्छेद को माना जाता है। अब आगे है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हम देखेंगे। जो है पहला अधिकार है समानता का अधिकार, ठीक है। आगे पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक वो हम पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार, पहला अधिकार कौन सा है, पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। कहां से कहां तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। पहला अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 क्या है इसमें, विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष, विधि या कानून बोलते हैं, समक्ष समानता किसको मिलेगी, जनता को मिलेगी, ठीक है। विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता किसको मिलेगी। इसकी प्रवृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति नकारात्मक है। कैसी है, नकारात्मक। और क्या है, विधि के समान संरक्षण। पहले ये बताइए कि विधि के समक्ष समानता किस देश से ली गई है, ये आपको बताना है, कमेंट में बताइए। और अगला है विधि के समान संरक्षण, इसका मैं बता दूंगा आपको। विधि के समान संरक्षण यानी कानून सभी के लिए समान रहेगा, ये है समान संरक्षण आपको दिया जाएगा। संरक्षण, ठीक है, विधि के समान संरक्षण ये है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति है सकारात्मक। और ली कहां से गई है, ये अमेरिका से। किस देश से ली गई है, विधि के समान संरक्षण अमेरिका से, ठीक है।
अब है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, समानता का अधिकार। ठीक है, जिसमें कौन सी समानता आएगी? सामाजिक समानता, सामाजिक समानता। आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15(1) क्या कह रहा है? राज्य नागरिकों के मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य नागरिकों के मध्य क्या नहीं करेगा? धर्म, मूल वंश, जाति, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर, क्या नहीं करेगा? आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य क्या नहीं करेगा? नागरिकों में यानी जनता के मध्य धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान व लिंग के आधार पर कोई प्रकार का भेदभाव राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता। कौन कह रहा है? आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 में क्या है? राज्य में स्थित सभी सार्वजनिक संस्थाएं सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपयोगी होंगी। 15(2) क्या कह रहा है? राज्य में स्थित सभी प्रकार की सार्वजनिक, राज्य में स्थित सभी प्रकार की सार्वजनिक संस्थाएं सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। सभी नागरिकों के लिए समान रूप से सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। यानी जितनी भी संस्थाएं हैं राज्य में, सार्वजनिक संस्थाएं, वो सभी नागरिकों के लिए समान होगी। उसमें ये नहीं होगा कि आप कोई ब्राह्मण वाला जा सकता है या कोई दूसरा शेड्यूल कास्ट वगैरह वाले नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं करना है। सभी को समान रूप से सभी संस्थाओं का उपयोग, सभी सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग सभी नागरिक कर सकते हैं। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 15(2) में। ठीक है। आर्टिकल 15(3) में क्या है वो देखते हैं। आर्टिकल 15(3) क्या कह रहा है? राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब यहां पे देखिए एक तरीके से भेदभाव है। आर्टिकल 15(1) में कहा जा रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जन्म स्थान, जाति व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए क्या है? विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी आर्टिकल 15(1) में तो एक जगह तो ये कह रखा है
कि लिंग व धर्म, कास्ट वगैरह किसी भी तरीके से आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है 3 में, राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, आगे है आर्टिकल 15(4) 15(4). तो ये जो अनुच्छेद है पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1951 में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा कि राज्य एससी, एसटी व पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देगा। राज्य एससी व एसटी, राज्य एससी व एसटी व पिछड़े तथा पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में क्या करेगा? आरक्षण देगा। ठीक है, कौन कह रहा है? 15, आर्टिकल 15(4) क्या कह रहा है कि राज्य एससी, एसटी व पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में क्या देगा? आरक्षण देगा। और आर्टिकल 15(5) क्या कह रहा है? आर्टिकल ये आपके 93वें संशोधन के द्वारा 2006 में जोड़ा गया। ये जो 15(5) है ये 93वां संशोधन हुआ, उसके द्वारा जोड़ा गया 2006 में। इसमें क्या कहा? एससी, एसटी व ओबीसी, एससी, एसटी व ओबीसी, ओबीसी को, एससी, एसटी व ओबीसी को उच्च व तकनीकी संस्थाओं में आरक्षण देगा। उच्च व तकनीकी संस्थाओं में, जैसे आईआईटी हो गया। ठीक है, तकनीकी संस्थाओं में क्या मिलेगा? में आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मिलेगा। किसमें कहा गया? आर्टिकल 15(5) में। और इन आरक्षणों का आधार क्या माना जाएगा? सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन। यानी नोट में लिख लीजिए, इन आरक्षणों का आधार, इन आरक्षणों का आधार शैक्षणिक व सामाजिक पिछड़ापन माना जाएगा। सामाजिक पिछड़ापन माना जाएगा, माना जाता है। ठीक है, अब है लास्ट है आर्टिकल 15(6) आर्टिकल 15(6) क्या कह रहा है? यह अनुच्छेद वैसे तो 103वें संशोधन 2019 में जोड़ा गया है अभी। और इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं? EWS यानी आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर क्या दिया गया है? संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया गया है जो आर्थिक तौर से क्या है? पिछड़े हुए हैं उनको। ठीक है, तो 103वें संशोधन से जोड़ा गया 2019 में। और EWS आर्थिक पिछड़ापन, पिछड़ापन के आधार पर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में
क्या दिया गया है? 10% आरक्षण, 10% आरक्षण, ठीक है, 10% आरक्षण दिया गया है। तो आज के लिए आर्टिकल 15 हमने पढ़ लिया है, जो कि सामाजिक समानता के दौरान आता है। आगे हम शुरू करेंगे अपनी अगली कक्षा में, और मौलिक अधिकार कल की कक्षा में पूरा हो जाएगा, पूरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।